कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज आप सुनने जा रहे हैं माया। मुख्य पात्र हैं मनोज बाबू, पोस्टमास्टर और माया। सूत्रधार एवं कहानी पाठ में किशोर, माया के चरित्र में रामेश्वरी। लीजिए प्रस्तुत है माया। स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही हैट कोट पहनकर मनोज बाबू ट्रेन से उतरे। स्टेशन छोटा है और उससे लगा हुआ आसपास का इलाका भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ट्रेन 2 मिनट रुककर चली गई। मनोज राय एक पोस्टल इंस्पेक्टर हैं। हाल ही में इस इलाके में कुछ नए पोस्ट ऑफिस खुले हैं। मनोज बाबू उनका निरीक्षण करने आए हैं। इसके पहले इस इलाके में वो कभी नहीं आए। छोटा सूटकेस साथ में लेकर वो स्टेशन से बाहर निकल गए। साथ में और कुछ भी नहीं है। सूटकेस के अंदर एक जोड़ी शर्ट पैंट, धोती, गमछा, साबुन, टूथब्रश, दाढ़ी बनाने का सामान इत्यादि। लोकल पोस्ट ऑफिस स्टेशन के पास ही है। डाक एवं तार दोनों ही होता है। एक पोस्टमास्टर, एक क्लर्क और 2 चपरासी। पोस्ट ऑफिस के पीछे की तरफ पोस्टमास्टर अपने परिवार के साथ रहते हैं। दिन के 11 बजे के आसपास मनोज बाबू पोस्ट ऑफिस में आकर अपना परिचय दिए। पोस्टमास्टर ने उनका स्वागत किया और अंदर ले गए। दोपहर के खाने की व्यवस्था पोस्टमास्टर के घर पर ही हुई। खाने के बाद मनोज बाबू घंटे भर आराम किए। उसके बाद फिर निकलने को तैयार हुए। इस बीच उन्होंने खबर ली कि जो 3 पोस्ट ऑफिस का निरीक्षण करने वो जाएंगे, उनमें से जो सबसे पास है वो 12 मील दूर है। कच्चा पक्का रास्ता है। वहां जाने के लिए मनोज बाबू ने पोस्ट ऑफिस के चपरासी की ही साइकिल ली। आज शाम को ही वो वहां पहुंचेंगे। कल सुबह निरीक्षण करेंगे और शाम होने के पहले ही लौट आएंगे। फिर अगले दिन दूसरे पोस्ट ऑफिस का निरीक्षण करने के लिए निकलेंगे। साइकिल के कैरियर में सूटकेस को बांधकर निकलने वाले ही थे कि पीछे से पोस्टमास्टर साहब ने कहा, यहां से 5-6 मील के बाद रास्ता 2 भागों में बंट गया है। दाएं हाथ के रास्ते में जाने से थोड़ा लंबा जरूर पड़ेगा, लेकिन आप दाएं हाथ के रास्ते से ही जाइएगा। ये सुनकर मनोज बाबू ने पूछा, क्यों? बाएं हाथ के रास्ते में क्या दोष है? वो रास्ता ठीक नहीं है। साइकिल चलाते हुए मनोज बाबू निकल गए और कुछ ही मिनटों में शहर से बाहर आ गए। उसके बाद आया मिश्रित रंगों वाला स्वतंत्र और मुक्त इलाका। जगह जगह जंगली पेड़ पौधे हैं। कहीं कहीं धरती का सीना चीरकर छोटे छोटे पत्थर बाहर निकल आए हैं। इस विचित्र भूमि पर आके बांके रास्ते बने हुए हैं। आकाश में पौष माह का स्निग्ध सूरज निकला हुआ है। हवा में आराम है। मनोज बाबू खिले मन से मंथर गति में साइकिल चलाते हुए जा रहे थे। साइकिल से 12-13 मील का सफर तय करने में कितना ही समय लगेगा? मनोज बाबू 40 साल के मध्यम कद काठी के व्यक्ति हैं। पत्नी की मृत्यु 3 साल पहले हो गई। फिर से शादी करने की इच्छा बीच बीच में जरूर होती है, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद जो आजादी उनको मिली है, उसको छोड़ने का भी मन नहीं करता। जब उन्होंने 6 मील का रास्ता तय कर लिया, तब सूरज पश्चिम की तरफ काफी झुक गया था। सामने रास्ता 2 भागों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा था। बीच में एक छोटी पहाड़ी थी, जिसमें ताल और खजूर के पेड़ सिर को ऊंचा करके खड़े थे। अचानक कहीं से कुछ काले बादल के टुकड़े आकर सूरज को ढक दिए और
चारों तरफ अंधेरा छा गया। मनोज बाबू जहां से रास्ता दो भागों में बंट गया था, वहां पर आकर रुक गए। आगे पीछे पास में दूर में कहीं भी जनमानस नहीं था। आसमान साफ था, सिर्फ सूरज के ऊपर एक टुकड़ा बादल का छाया हुआ था, जैसे सूरज ने नकाब पहना हुआ हो। मनोज बाबू थोड़ा रुककर सोचने लगे। अभी भी 6-7 मील का रास्ता बचा हुआ है। आधे घंटे में सूरज डूब जाएगा। आधे घंटे के अंदर अगर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो रास्ता भटकने का डर है। पोस्टमास्टर ने कहा था, बाएं हाथ का रास्ता छोटा जरूर है लेकिन ठीक नहीं है। मनोज बाबू साइकिल पर सवार होकर बाएं हाथ के रास्ते पर ही निकल गए। पोस्टमास्टर ने ठीक ही कहा था, रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला है, लेकिन सावधानी से चला जाए तो खतरा नहीं है। मनोज बाबू थोड़ा तेजी से और सावधानी से साइकिल चलाते गए। सूरज के चेहरे से बादल का नकाब नहीं हटा। ऐसा लग रहा था नकाब पहने हुए ही सूरज अस्त होगा। 20 मिनट साइकिल चलाकर मनोज बाबू सामने एक दृश्य को देखकर थोड़ा खुश हुए। हल्की रोशनी में दिख रहा था, दूर रास्ते के दोनों तरफ छोटी छोटी कुटिया बनी हुई थी और लगा दो एक इंसान की परछाई भी इधर उधर चल रही थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मनोज बाबू पास ही कुछ देखकर साइकिल का ब्रेक लगाए। एक छोटी सी मिट्टी से बनी हुई कुटिया रास्ते के किनारे बनी हुई थी। आसपास और कुटिया नहीं थी। ये कुटिया मानो गांव के प्रवेश द्वार पर प्रहरी के समान खड़ी थी। मनोज बाबू जिस जगह पर साइकिल से उतरे, उसके पास ही उस कुटिया के बाहर एक युवती कुटिया के दीवार से टेक कर बैठी हुई थी। मनोज बाबू की आंखें उस युवती की आंखों से चुंबक की तरह चिपक गई। किसान की बेटी होगी। शरीर का रंग पीतल की तरह चमक रहा था। उसका यौवन जैसे शरीर से बाहर फट पड़ने को आतुर था। कदकाठी मध्यम, सिर के बाल थोड़े उलझे हुए, आंखों की पलकें बड़ी बड़ी। शरीर पर सिर्फ एक साड़ी और कोई गहना नहीं। शादीशुदा है, विधवा है या कुंवारी है, ये समझ में नहीं आ रहा था। उसके आंखों में कुछ देर देखने से ऐसा लगता था मानो जलते हुए अंगार की तरफ देख रहा हूं। युवती ने पूछा, आप कहाँ जाओगे? युवती के सफेद दांत चमक रहे थे। आवाज गहरी और भारी, लेकिन बातचीत का तरीका गांव का था। मनोज बाबू की धड़कनें बढ़ गई। लंबे समय तक छिपा रहे एक अंध उत्साह को उन्होंने महसूस किया, लेकिन वो कमजोर दिल वाले व्यक्ति नहीं थे। सबलता के साथ कहा, रतनपुर। युवती आंगन के चबूतरे में पैर झुलाते हुए मुक्त कंठ से हंसने लगी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो पुरुष के नसों में आग लगा सकती थी। आखिर में हंसी रुकी और उसने कहा, रतनपुर? वो तो बहुत दूर है, जाते जाते ही रात हो जाएगी, पहुंच ही नहीं पाओगे। मनोज बाबू ने रास्ते की तरफ देखा। दूर से जो गांव का आभास हुआ था, संध्या के अंधेरे में घुल गया था। उन्होंने परेशान होते हुए कहा, तो गांव में कहीं रहने के लिए जगह है? यहीं पर रहो ना। मनोज बाबू चौंक कर युवती की तरफ देखने लगे। मनोज बाबू की धड़कन और तेजी से धड़कने लगी। उन्होंने खुद को संभाला और धीरे से कहा, इस घर के पुरुष कहाँ हैं? युवती ने दूर मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सब खेतों की तरफ गए हैं। पूरी रात खेतों की रखवाली करेंगे। खेतों में धान पक गए हैं ना, इसलिए अगर रखवाली नहीं करेंगे तो चोर चुरा के ले जाएंगे। मनोज ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा,
अगर आपको दिक्कत ना हो तो यहीं पर रहूंगा। युवती फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी और कहा, तुम अपनी साइकिल चबूतरे पर चढ़ाकर रख दो, मैं आती हूँ। युवती घर के अंदर गई और एक चटाई लेकर बाहर चबूतरे पर बिछा दिया। एक लोटे में पानी और गमछा खूंटी पर तांग कर बोली, हाथ मुंह धो लो, चाय पियोगे ना? मैं अभी बना कर लाती हूँ। युवती घर के अंदर चली गई। मनोज बाबू हाथ पैर धोकर चटाई पर बैठे। घर के अंदर दिया जल उठा और दिए की पीली रोशनी चबूतरे पर पड़ने लगी। बाहर अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। मनोज बाबू बैठकर सोचने लगे। उनकी मानसिक अवस्था का वर्णन करना अनावश्यक है। एक पतंग का आग में झुलस जाने का वर्णन किसने किया? ये लो, चाय पियो। चाय देते हुए मनोज बाबू की उंगलियों ने युवती की उंगलियों को छुआ। मैं खाना बनाने चली। मनोज बाबू ने आपत्ति करते हुए कहा, मेरे लिए खाना बनाने की क्या जरूरत है? घर में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता है तो दे दीजिए, उसी को खाकर सो जाऊंगा। ओ माँ, हल्का फुल्का नाश्ता करके क्या ठंड की रात बीतेगी? तुम इतना मत शर्माओ, 1 घंटे में ही खाना बन जाएगा। युवती चली गई। मनोज बाबू ने चाय की चुस्की ली। पीतल की कटोरी में गुड़ से बनी चाय बहुत गर्म थी, इसीलिए छोटी छोटी चुस्की से चाय पीने लगे और थोड़ी ही देर में उनका थका हुआ शरीर और मन चंगा हो गया। मनोज बाबू ने ध्यान दिया, कुटिया के अंदर 2 कमरे थे। एक खाना बनाने का कमरा और दूसरा शायद सोने का कमरा। उन्होंने अनुमान लगाया, चबूतरे की चटाई पर शायद उनके सोने की व्यवस्था की जाएगी। यही ठीक है, किसी तरह रात बिताकर सुबह होते ही वो निकल जाएंगे। घंटे भर बाद युवती कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोली, सुनते हो, खाना लग गया है, चलो खा लो। मनोज बाबू उठकर घर के अंदर गए। बाहर की ठंड के मुकाबले घर का कमरा गर्म था। बैठने के लिए एक छोटी पीढ़ी और उसके सामने खाने की थाली परोसी हुई थी। दिया जलाकर पास ही रखा हुआ था। भोजन सामान्य था, दाल चावल और एक सब्जी। मनोज बाबू ने खाना शुरू किया। वो युवती गृहस्थी की बातें करते हुए कमरे में इधर उधर टहलने लगी। मनोज बाबू ने ध्यान दिया, खाना बनाते बनाते बीच में ही युवती ने पैरों में अलता लगाया था। युवती मनोज बाबू से सहज भाव से ही बातें कर रही थी, लेकिन मनोज बाबू हूं हां के सिवा कुछ नहीं बोल रहे थे। विपदा के समय जिसने घर बुलाकर आश्रय दिया, भोजन दिया, उससे 2 मीठे बोल बोलना तो जरूरी है। उन्होंने धीरे से सिर उठाकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? युवती ने हंसते हुए कहा, माया। वो नाम गर्म लोहे की तरह मनोज बाबू के शरीर पर लगा। उन्होंने फिर अपना सिर नीचे कर दिया। भोजन समाप्त करने के बाद हाथ धुलाते हुए माया ने कहा, पास के कमरे में बिस्तर लगा दिया है, जाओ जाकर सो जाओ। मनोज बाबू चौंक गए और हड़बड़ाते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं बाहर चबूतरे में चटाई पर ही सोकर रात बिता लूंगा। माया ने गाल में हाथ रखते हुए कहा, ओ माँ, बाहर क्यों सोओगे? इतनी ठंड में जम जाओगे। जाओ बिस्तर पर सो जाओ। मनोज बाबू ने फिर कुछ नहीं कहा। माया रात में कहां सोएगी ये भी नहीं पूछा। जैसे किसी को सजा मिली हो, उस तरह कमरे में चले गए। कमरे में दिया जल रहा था। फर्श पर सूखी घास के ऊपर गद्दा बिछाकर बिस्तर लगाया गया था। मनोज बाबू ने सूटकेस खोलकर अपने कपड़े बदले और दिए को जलता हुआ छोड़कर ही लेट गए। वो आंखें बंद करके पास के कमरे से बर्तन की आवाज सुन रहे थे। उन्होंने निश्चिंत होकर एक गहरी सांस ली।
आंखें बंद किए हुए काफी देर तक लेटे रहे और अचानक चौंक गए। उन्होंने आंख खोलकर देखा, माया चुपचाप जाने कब आकर उनके बिस्तर पर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर एक विचित्र हिंसक मधुर हंसी थी। तीन दिन तक जब मनोज बाबू वापस लौटकर नहीं आए, तब पोस्टमास्टर साहब थोड़ा परेशान हो गए। मनोज बाबू की चिंता तो थी ही, उसके साथ ही पोस्ट ऑफिस की संपत्ति, वो साइकिल भी गायब थी। पोस्टमास्टर ने पुलिस में खबर दी। पुलिस ने खोजबीन की। मनोज बाबू को जिन 3 पोस्ट ऑफिस में निरीक्षण करने जाना था, वो वहां नहीं पहुंचे थे। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। 7 दिन के बाद मनोज बाबू मिले। बाएं हाथ के रास्ते में कोई भी कुटिया नहीं थी। घनी झाड़ियों के बीच उनका मृत शरीर पड़ा था। साइकिल पास में ही जमीन पर पड़ी हुई थी। साइकिल पर सूटकेस जस का तस बंधा हुआ था। सूटकेस में उनके कपड़े और उनके सभी सामान मौजूद थे। कुछ भी गायब नहीं हुआ था। मनोज बाबू के शरीर में कोई चोट का निशान भी नहीं था, लेकिन उनका शरीर प्राचीन मिस्र की मम्मी की तरह सूख गया था, जैसे शरीर से किसी ने पूरा रक्त चूस लिया हो। पुलिस ने उनके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमास्टर ने जब उनके मृत्यु का विवरण सुना, तब आक्षेप में सिर हिलाते हुए बोले, ओहो, जरूर डायन के चक्कर में पड़ गए थे। वो माया डायन अब भी उस रास्ते पर है। जरूर उनको रिझाकर अपने साथ ले गई। मैंने उनको समझाया भी था कि बाएं हाथ का रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। आप सुन रहे थे हिंदी कहानी माया। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।